हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। Question number 1. What was the major change that occurred in the political and constitutional scenario due to the French Revolution in Europe? यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण यूरोप में राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में कौन सा प्रमुख परिवर्तन हुआ था? आंसर: It led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. The revolution declared that the people would now form the nation and shape its future. यानी कि इससे संप्रभुता का स्थानांतरण राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों के एक निकाय के पास हो गया था। ठीक है, मतलब इसमें मेन जनता हो गई थी। क्रांति ने यह घोषित किया कि अब लोग स्वयं राष्ट्र का निर्माण करेंगे और उसके भविष्य को आकार देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज? यानी कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर: द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज वाज टू बिल्ड अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। यानी कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य फ्रांसीसी जनता के बीच एकता की भावना का निर्माण करना था। They declared that the people themselves would form the nation and make its decision. उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि जनता स्वयं राष्ट्र का निर्माण करेगी और अपने मतलब खुद ही वो निर्णय लेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन कैंप्स? यानी कि कंसंट्रेशन कैंप यानी कि जिसे हम हिंदी में एकाग्रता शिविर कहते हैं, उसका क्या अर्थ है? आंसर: कंसंट्रेशन कैंप्स आर प्रिजन्स वेयर पीपल आर हेल्ड एंड टॉर्चर्ड विदाउट एनी लीगल ट्रायल और जस्टिस प्रोसेस। यानी कि कंसंट्रेशन कैंप ऐसे कारागार होते हैं जहां लोगों को बिना किसी कानूनी मुकदमे या फिर न्यायिक प्रक्रिया के बंद रखा जाता है और उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। Question number 4. Name the Treaty of 1832 that recognized Greece as an independent nation. यानी कि 1832 की उस संधि का नाम बताइए जिसने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। आंसर: द ट्रीटी ऑफ Constantinople. Question number 5. Name the event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe in 1838 to 1848. यानी कि 1830 से 1848 के दौरान यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को संगठित करने वाली घटना का नाम बताइए। आंसर: द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1821। यानी कि 1821 में ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम ग्रीक स्वतंत्रता युद्ध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वाज द मेन एम ऑफ रिवॉल्यूशनरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815? यानी कि 1815 के बाद वर्षों में यूरोप के क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर: टू अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि राजशाही शासन व्यवस्थाओं का विरोध करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैट्स कोल्ड? यानी कि यह किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप के बाकी देश सर्दी पकड़ लेते हैं? आंसर: ड्यूक मेटरनिख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8. Who was declared the German emperor in a ceremony held at Versailles in January 1871? यानी कि जनवरी 1871 में वर्साराय में आयोजित एक समारोह में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? आंसर: कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया। यानी कि प्रशिया के कैसर विलियम प्रथम को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. हु वॉज डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? यानी कि 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? आंसर: विक्टर इमैनुअल सेकेंड। यानी कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है। नाउ हम बात करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्लेन एनी 3 बिलीफ्स ऑफ कंजर्वेटिज्म दैट इमर्ज्ड आफ्टर 1815? यानी कि 1815 के बाद उभरे रूढ़िवाद की कोई 3 मान्यता समझाइए। आंसर: नंबर 1.
Conservatives believed in preserving traditional institutions like monarchy, the church, property and family. यानी कि रूढ़िवादियों का विश्वास था कि राजशाही, चर्च, संपत्ति और परिवार जैसी पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित किया जाना चाहिए. Second, they supported modernizing these institutions to make them stronger rather than returning to प्री-रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी. यानी कि वे इन संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उनका आधुनिकीकरण करने के पक्ष में थे, ना कि पूर्व क्रांतिकारी समाज की ओर लौटने के. ठीक है. थर्ड, कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एबोलिशिंग feudalism and serfdom and replacing them with a modern army, an efficient bureaucracy and a strong economy could help strengthen ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज इन यूरोप. यानी कि रूढ़िवादियों का मानना था कि सामंतवाद और दासत्व को समाप्त करके उसकी जगह आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही और मजबूत अर्थव्यवस्था स्थापित करने से यूरोप की निरंकुश राजशाहियों को मजबूती मिल सकती है. ठीक है. Question number 2. Explain the contribution of Otto von Bismarck in German unification. यानी कि जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क के योगदान की व्याख्या कीजिए. आंसर. Nationalist ideas began spreading among middle class Germans who tried to unite the German Confederation into a single nation with an elected government in 1848. However, this liberal movement was crushed by the monarchy and military सपोर्टेड बाई प्रुशियन लैंड ओनर्स. यानी कि राष्ट्रवादी विचार मध्यम वर्ग के जर्मनों में फैलने लगे जो जर्मन राज्यों के संघ को एक राष्ट्र राज्य के रूप में एकजुट करना चाहते थे और जिसके अंतर्गत एक निर्वाचित संसद का निर्माण होना था. 1848 में राजशाही और सेना के समर्थन से उदारवादी आंदोलन को कुचल दिया गया. लेटर ऑटो वॉन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रुशिया, लेड द एफर्ट टू यूनिफाई जर्मनी. He used the Prussian army and bureaucracy and fought 3 wars over 7 years against Austria, Denmark and France. Prussia won all 3 wars and after defeating France, the unification of Germany was completed. यानी कि इसके बाद प्रशिया के प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया. उन्होंने प्रशियाई सेना और नौकरशाही की सहायता से इस कार्य को आगे बढ़ाया था. बिस्मार्क ने 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के विरुद्ध 3 युद्ध लड़े. सभी युद्धों में प्रशिया की विजय हुई और फ्रांस को पराजित करने के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया था. ठीक है. Question number 3. Explain any 3 ways in which nationalist feeling were kept alive in Poland in the 18th and 19th century. यानी कि 18वीं और 19वीं शताब्दियों में पोलैंड में राष्ट्रवादी भावना को जीवित रखने के कोई 3 तरीके समझाइए. आंसर. नंबर 1, यूज़ ऑफ पॉलिश लैंग्वेज. यानी कि वहाँ पे पॉलिश भाषा का प्रयोग हुआ. लैंग्वेज बिकेम अ सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस अगेंस्ट रशियन रूल. यानी कि एक सशस्त्र विद्रोह के बाद रूस ने पोलैंड पर अपना शासन लागू कर दिया था. आफ्टर एन आर्म्ड रिबिलियन, पॉलिश वॉज यूज्ड इन चर्च सर्विसेज एंड रिलीजियस टीचिंग. यानी कि इसके विरोध में पॉलिश भाषा प्रतिरोध का प्रतीक बन गई थी. इवन थो रशियन वॉज इम्पोज्ड. पॉलिश भाषा का प्रयोग चर्च की सेवाओं और धार्मिक शिक्षा में किया जाता था जबकि रूसी भाषा थोप दी गई थी. ठीक है. मैनी प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पनिश्ड फॉर रिफ्यूजिंग टू प्रीच इन रशियन. यानी कि रूसी भाषा में उपदेश देने से इनकार करने पर कई पादरियों और बिशपों को दंडित किया गया. ठीक है. सेकेंड, प्रमोशन ऑफ लोकल फोल्कलोर. यानी कि स्थानीय लोक कथाओं का प्रचार हुआ. कलेक्टिंग एंड शेयरिंग फोक स्टोरीज हेल्प रिवाइव नेशनल स्पिरिट एंड स्प्रेड नेशनलिस्ट आइडियाज अमंग द मोस्टली इलिटरेट पॉपुलेशन. यानी कि लोक कथाओं को एकत्र करना और उन्हें साझा करना मुख्यतः अशिक्षित जनता के बीच राष्ट्रीय भावना को पुनर्जीवित करने और राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने में सहायक बना. ठीक है. थर्ड इज नेशनलिस्ट फीलिंग वर केप्ट अलाइव इन पोलैंड. यानी कि पोलैंड में राष्ट्रवादी भावनाएं जीवित रहीं. म्यूजिक वॉज यूज टू इंस्पायर नेशनलिज्म. यानी कि जो संगीत था उसका उपयोग राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए किया गया. फॉर एग्जाम्पल, कैरोल कुप्रिस्की सेलिब्रेटेड पोलैंड्स नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक. यानी कि जो कोराल और कुप्रिस्की है वो अपने ओपेरा और संगीत के माध्यम से पोलैंड के राष्ट्रीय संघर्ष का उत्सव मनाया गया. ठीक है.
He transformed traditional folk dances like the Polonaise and Mazurka into symbols of national pride. उन्होंने पारंपरिक लोक नृत्यों जैसे पोलोनेज और माजुर्का को राष्ट्रीय गौरवों के प्रतीकों के रूप में बदल दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्यूसेपे मैज़नी इन स्प्रेडिंग रिवॉल्यूशनरी आइडियाज इन यूरोप। यानी कि यूरोप में क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में ज्यूसेपे मैज़नी के योगदान की व्याख्या कीजिए। आंसर, After 1815, many revolutionaries opposed monarchy and fought for liberty and freedom. यानी कि 1815 के बाद कई क्रांतिकारियों ने राजशाही का विरोध किया और स्वतंत्रता व आज़ादी के लिए संघर्ष किया। One of the most important revolutionaries was Giuseppe Mazzini, an Italian patriot. यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी जो थे वो जूसेपे मैज़नी थे, जो एक इतालवी देशभक्त थे। He believed that creating nation states was essential for achieving freedom. यानी कि उनका मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राष्ट्र राज्यों का निर्माण आवश्यक है। मैज़नी strongly supported the idea of a unified Italy as a democratic republic. यानी कि मैज़नी ने एकीकृत इटली को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करने का दृढ़ समर्थन किया था। His firm opposition to monarchy and his vision of democracy alarmed conservatives. यानी कि राजशाही के प्रति उनका कठोर विरोध और लोकतंत्र की उनकी कल्पना ने रूढ़िवादियों को चिंतित कर दिया था। His ideas also inspired revolutionaries in Germany, France, Switzerland and Poland. उनके विचारों ने जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड के क्रांतिकारियों को भी प्रेरित किया। ठीक है। Question number 5. Describe any 3 reforms introduced by Napoleon in the territories he conquered. यानी कि नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों में लागू किए जाने वाले किसी 3 सुधारों का वर्णन कीजिए। आंसर, नंबर 1, नेपोलियनिक कोड यानी कि नेपोलियन संहिता। इट एबोलिश्ड प्रिविलेजेस based on birth, ensured equality before the law and protected property rights. यानी कि इसमें जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया, कानूनों के सामने समानता सुनिश्चित की गई और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा की गई। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यानी कि प्रशासनिक सुधार। ही सिंप्लीफाइड गवर्नमेंट डिविजन्स, एंडेड फ्यूडलिज्म एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम फोर्स्ड लेबर एंड ड्यूज। यानी कि उन्होंने सरकारी विभागों को सरल बनाया, सामंतवाद जिसे हम फ्यूडल सिस्टम भी कहते हैं उसको समाप्त किया और किसानों को जबरन श्रम जिसे हम बेगार भी कहते हैं उससे और बेगार से और करों से मुक्त कर दिया था। ठीक है। थर्ड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि आर्थिक सुधार। ही इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म लॉज, standardized weights and measures and a common currency to improve trade and capital movement। यानी कि उन्होंने व्यापार और पूंजी के आवागमन को बेहतर बनाने के लिए समान कानून लागू किए, माप तौल की मानक प्रणाली लागू की और एक समान मुद्रा की व्यवस्था स्थापित की। ठीक है। Question number 6. Explain any 3 causes of conflict in the Balkan area after 1871. यानी कि 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष के कोई 3 कारण समझाइए। आंसर, नंबर 1, द बाल्कन्स वॉज अ रीजन विद मैनी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। यानी कि जो बाल्कन क्षेत्र था उसमें कई अलग अलग जातीय समुदाय रहते थे, जैसे कि आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो शामिल थे। ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस पीपल वर स्लेव्स एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द रीजन वॉज अंडर ऑटोमन रूल। यानी कि इनमें से अधिकांश लोग स्लेव थे, दास थे और क्षेत्र का बड़ा भाग ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ठीक है। Second, as the Ottoman Empire weakened and romantic nationalism grew, many ethnic groups in the Balkans began fighting for independence. This made the region unstable and full of tension. यानी कि जैसे जैसे ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर हुआ और उग्र राष्ट्रवाद इसमें बढ़ा था, बाल्कन के अनेक जातीय समूहों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। इससे क्षेत्र अस्थिर हो गया था और तनाव यहाँ पे बढ़ गया था। ठीक है।
Third, the struggle for independence and the desire to expand territories led to rivalry among Balkan states and interference from European powers, increasing the chances of conflict. यानी कि स्वतंत्रता के संघर्ष और अपने क्षेत्रों का विस्तार करने की इच्छा के कारण बाल्कन देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी। साथ ही यूरोपीय शक्तियों के हस्तक्षेप ने संघर्ष की भावना को अत्यधिक बढ़ा दिया था। ठीक है। Question number 7. How did the local people in the areas conquered by Napoleon react to French rule? यानी कि नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों में स्थानीय लोगों ने फ्रांसीसी शासन पर कैसे प्रतिक्रिया दी थी? आंसर, द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पीपल वर मिक्स्ड, यानी कि स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया मिश्रित थी। At first, in places like Holland, Switzerland, Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French were welcomed as bringers of liberty. यानी कि सबसे पहले हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, माइनस और मिलान और वारसा जैसे स्थानों में फ्रांसीसियों का स्वागत स्वतंत्रता के वाहक के रूप में किया गया था। बट व्हेन द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस डिडंट इंक्लूड पॉलिटिकल फ्रीडम, पीपल बिकेम अनहैप्पी। लेकिन जब नए प्रशासनिक परिवर्तनों में राजनीतिक स्वतंत्रता शामिल नहीं थी तो लोग नाखुश हो गए थे। ठीक है। हैवी टैक्सेस, सेंसरशिप एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इनटू द फ्रेंच आर्मी मेड पीपल हॉस्टाइल इवन थो सम रिफॉर्म्स वर बेनिफिशियल, यानी कि भारी कर, सेंसरशिप और फ्रांसीसी सेना में जबरन भर्ती ने लोगों को शत्रुतापूर्ण बना दिया। हालांकि कुछ सुधार लाभकारी थे। ठीक है, प्रॉफिटेबल थे। Question number 8. Explain the conditions that were viewed as obstacles to economic change and growth by the new commercial classes during the 19th century in Europe. यानी कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक विनिमय और विकास के लिए नए वाणिज्यिक वर्गों द्वारा किन परिस्थितियों को बाधाएं माना गया था? समझाइए। Answer. In the 19th century, liberalism in economic meant free markets and removing government restriction on trade and capital movement. यानी कि 19वीं शताब्दी में आर्थिक उदारवाद का अर्थ था मुक्त बाजार और व्यापार व पूंजी प्रवाह पर सरकारी प्रतिबंधों को हटाना। हालांकि कई बाधाएं मौजूद थी वहाँ पे। First, Napoleon had recognized Europe into 39 small states, each with its own currency, weights and measures, making trade complicated. यानी कि नेपोलियन ने यूरोप को 39 छोटे राज्यों में पुनर्गठित किया। प्रत्येक के अपने मुद्रा, वजन और माप थे, जिससे व्यापार जटिल हो गया था। Second, a merchant traveling from Hamburg or Nuremberg had to cross 11 customs checkpoints and pay a 5% tax at each one, which discouraged smooth trade and economic growth. यानी कि एक व्यापारी को हैम्बर्ग से न्यूनबर्ग जाने के लिए 11 सीमा शुल्क चौकियों को पार करना पड़ता था और प्रत्येक पर 5% कर देना पड़ता था, जिससे सुचारू व्यापार और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हुई। ठीक है। Question number 9. What measures did the French revolutionaries take to promote nationalism? यानी कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या उपाय किए थे? आंसर, नंबर 1. The Estates General was elected by active citizens and renamed the National Assembly. यानी कि सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एस्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया था। Second, new national songs were composed, oaths were taken and martyrs were honored in the name of the nation. यानी कि जो नए राष्ट्र गीत बनाए गए, शपथ ली गई और राष्ट्र के नाम पर शहीदों को सम्मानित किया गया था। ठीक है। Third, a centralized administrative system was created with uniform laws for all citizens. यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली बनाई गई। Fourth, internal customs duties were removed and a standard system of weights and measures was introduced. यानी कि आंतरिक सीमा शुल्क हटा दिए गए और वजन और माप की एक मानक प्रणाली को शुरू किया गया। Fifth, regional dialects were discouraged and Persian फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज, यानी कि क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिसियन फ्रेंच राष्ट्रीय भाषा बन गई थी। ठीक है। सिक्स्थ, द फ्रेंच डिक्लेयर्ड इट देयर मिशन टू फ्री अदर यूरोपियन नेशंस फ्रॉम
tyranny and helped them become independent nations। यानी कि फ्रांस ने अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को तानाशाही से मुक्त करने और उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में मदद करने का मिशन घोषित कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप। यानी कि यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ। और डिस्क्राइब द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग नेशनलिस्ट फीलिंग इन यूरोप फ्रॉम 1830 टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। या फिर 1830 से 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को आकार देने में संस्कृति की भूमिका का वर्णन करें। ये जो क्वेश्चन है वो दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है। आंसर, culture, especially art, poetry, music, dance and religion played a key role in growing nationalism। यानी कि संस्कृति, विशेष रूप से कला, कविता, संगीत, नृत्य और धर्म ने राष्ट्रवाद के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। रोमांटिसिज्म, अ कल्चर मूवमेंट, हेल्प्ड एक्सप्रेस नेशनलिस्ट इमोशन। यानी कि रोमांटिकवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन है जिसने राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करने में भी मदद की थी। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स रिजेक्टेड द फोकस ऑन रीजन एंड साइंस एंड इंस्टीड एम्फेसाइज्ड फीलिंग्स, इंट्यूशन एंड शेयर्ड हेरिटेज। यानी कि रोमांटिक कलाकारों और कवियों ने तर्क और विज्ञान पर ध्यान देने से इनकार कर दिया और भावनाओं, अंतर्ज्ञान और साझा विरासत पर जोर दिया था। ठीक है। These cultural elements help people feel connected as a part of a nation। इन सांस्कृतिक तत्वों ने लोगों को एक राष्ट्र के हिस्से के रूप में जुड़ाव महसूस कराया था। ठीक है। लैंग्वेज प्लेड अ मेजर रोल इन बिल्डिंग नेशनलिस्ट फीलिंग्स। यानी कि भाषा ने राष्ट्रवादी भावनाओं के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। आफ्टर रशिया टुक कंट्रोल ऑफ पोलैंड, द पॉलिश लैंग्वेज वॉज रिमूव फ्रॉम स्कूल्स एंड रिप्लेस्ड विथ रशियन। यानी कि जब रूस ने पोलैंड पर नियंत्रित कर लिया था तो पॉलिश भाषा को स्कूल से हटा दिया गया और उसकी जगह रूसी भाषा ने ले ली थी। ठीक है। In 1831, after a failed armed rebellion against Russian rule, Polish priests began using the Polish language in churches and religious teachings as form of resistance। यानी कि 1831 में रूसी शासन के खिलाफ एक असफल सशस्त्र विद्रोह के बाद पॉलिश पादरियों ने प्रतिरोध के रूप में चर्चों और धार्मिक शिक्षाओं में पॉलिश भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया। This use of language became a powerful symbol of national identity and defiance। यानी कि भाषा के इस उपयोग ने राष्ट्रीय पहचान और प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया था। ठीक है। म्यूजिक एंड डांस, यानी कि संगीत और नृत्य। रोमांटिक थिंकर्स लाइक द जर्मन फिलोसोफर हर्डर बिलीव दैट ट्रू जर्मन कल्चर लाइव्ड अमोंग ऑर्डिनरी पीपल कॉल्ड डास फॉक। यानी कि रोमांटिक विचारकों जैसे जर्मन दार्शनिक हर्डर का मानना था कि असाधारण लोगों, जिन्हें हम डास बॉल भी कहते हैं, उनके बीच वास्तविक जर्मन संस्कृति जीवित थी। They felt that folk songs, folk poetry and folk dances expressed the real spirit of the nation and helped spread nationalist feelings। यानी कि उनका मानना था कि लोकगीत, लोक कविता और लोक नृत्य राष्ट्र की वास्तविक भावना को व्यक्त करते हैं और राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाने में भी मदद करते हैं। ठीक है। Question number 11, how had the female figures become an allegory of the nation during 19th century in Europe। यानी कि 19वीं सदी में यूरोप में महिला आकृतियां राष्ट्र के प्रतीक के रूप में कैसे बन गई। आंसर, in the 18th and 19th century, artists personified nations as female figures to give a human form to the abstract idea of a nation। यानी कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को महिला आकृतियों के रूप में व्यक्त किया ताकि एक राष्ट्र के अमूर्त विचार को मानव रूप दिया जा सके। These figures did not represent real women but symbolized national value and unity। ये जो आकृतियां थी वो वास्तविक महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी बल्कि राष्ट्रीय मूल्यों और एकता का प्रतीक थी। ठीक है। In France, the female figure was called Marianne, a popular Christian name. She represented liberty and the republic, often shown with a red cap, tricolor and cockade।
यानी कि फ्रांस में महिला आकृति का नाम था मैरियान, जो एक लोकप्रिय ईसाई नाम है। वह स्वतंत्रता और गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। अक्सर लाल टोपी, तिरंगा और कोकार्ड के साथ दिखाई जाती थी। In Germany, the symbol was Germania, who wore a crown of oak leaves as the German oak stood for heroism and strength। यानी कि जर्मनी में जर्मेनिया प्रतीक था जो ओक के पत्तों का ताज पहनता था, क्योंकि जर्मन ओक साहस और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। These female allegories were used in paintings, coins and statues to inspire पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड। यानी कि इस महिला जो ये महिला प्रतीक थी, उनका उपयोग चित्रों, सिक्कों और मूर्तियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गर्व को प्रेरित करने के लिए किया गया था। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो ये ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, Describe any 3 steps taken by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people। यानी कि फ्रांस के लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा उठाए गए किन्हीं 3 कदमों का वर्णन कीजिए। आंसर, The French revolutionaries took several steps to unite the people and build a strong national identity। यानी कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों को एकजुट करने और एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए कई कदम उठाए। नंबर 1, ला पैट्री और सिटोयन। दे डिक्लेयर्ड फ्रांस एज द फादरलैंड, यानी कि ला पैट्रिए, एंड एड्रेस्ड ऑल सिटीजन्स एज सिटोयन, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड यूनिटी। यानी कि उन्होंने फ्रांस को मातृभूमि घोषित किया और सभी नागरिकों को सिटोयन के रूप में संबोधित किया, जिससे समानता और एकता को बढ़ावा मिला। सेकेंड, नेशनल सिंबल्स, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक। They introduced the tricolor flag, composed national hymns, and commemorated martyrs, all to strengthen patriotic feelings। यानी कि उन्होंने तिरंगा झंडा पेश किया, राष्ट्रीय गीत गाए और शहीदों को याद किया, जिससे देशभक्ति की भावना को मजबूत किया गया। थर्ड इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि प्रशासनिक सुधार। द स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाई एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। यानी कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया गया और इससे नेशनल असेंबली नाम दिया गया था। ठीक है। दे ऑल्सो क्रिएटेड यूनिफॉर्म लॉज, एबोलाइज्ड इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड प्रमोटेड प्रेशियन फ्रेंच एज द नेशनल लैंग्वेज। यानी कि उन्होंने समान कानून बनाए, आंतरिक सीमा शुल्क को समाप्त किया और पेरिसियन फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचारित किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट मेजर्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक टू प्रमोट नेशनलिज्म एंड यूनिफाई द नेशन। यानी कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और राष्ट्र को एकजुट करने के लिए क्या क्या उपाय किए। आंसर, Number 1, the Estate General was elected by active citizens and renamed the National Assembly। सक्रिय नागरिकों द्वारा एस्टेट जनरल का चुनाव किया गया और इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। सेकेंड, नेशनल हाइमन्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मर्टियर्स वर ऑनर्ड इन द नेम ऑफ द नेशन। यानी कि राष्ट्रीय गीत बनाए गए, शपथ ली गई और राष्ट्र के नाम पर शहीदों को सम्मानित किया गया। Third, a centralized administrative system was created with uniform laws for all citizens। सभी नागरिकों के लिए समान कानूनों के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली बनाई गई। Fourth, internal customs duties were abolished and a standard system of weights and measures was introduced। यानी कि आंतरिक सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया और वजन और माप की एक मानक प्रणाली को शुरू किया गया। Fifth, regional dialects were discouraged and Prussian French became the common national language। यानी कि क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिसियन फ्रेंच राष्ट्रीय भाषा बन गई। द फ्रेंच डिक्लेयर्ड इट देयर मिशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म एंड हेल्प देम बिकम इंडिपेंडेंट नेशन। यानी कि फ्रांस ने यूरोप के लोगों को दमन से मुक्त करने और उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में मदद करने का मिशन घोषित कर दिया था। ये जो क्वेश्चन है वो कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है आपको।
क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप्स फेस्ड बाय यूरोप इन 1830s, यानी कि यूरोप में 1830 के दशक में 3 आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। आंसर नंबर 1, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवर क्राउडिंग, यानी कि बेरोजगारी और अत्यधिक जनसंख्या। यूरोप फेस्ड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, यूरोप में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी। देयर वर मोर जॉब सीकर्स दैन अवेलेबल जॉब्स, वहाँ पे उपलब्ध नौकरियों की तुलना में अधिक नौकरी चाहने वाले थे। सिटीज बिकम ओवर क्राउडेड एज पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ स्लम्स, यानी कि लोग जो थे वो गांव से शहरों में चले गए, जिससे शहरों में भीड़ बढ़ गई थी और गंदी बस्तियों का विकास हुआ था, जिसे हम स्लम्स भी कहते हैं। सेकेंड, कंपटीशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल गुड्स, यानी कि औद्योगिक वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा। स्मॉल प्रोड्यूसर्स in towns struggle due to cheap machine-made goods imported from England, especially in textiles, where industrialization was more advanced. यानी कि छोटे उत्पादकों को इंग्लैंड से आयातित सस्ती मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग में, जहां औद्योगिकरण अधिक विकसित था। ठीक है। थर्ड, पीजेंट स्ट्रगल्स, यानी कि किसानों के संघर्ष। इन एरियाज स्टिल कंट्रोल्ड बाई aristocrats and peasants suffered under feudal dues and obligations, यानी कि अभिजात वर्ग द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में किसान सामंती करों और दायित्वों के बोझ से पीड़ित थे। राइजिंग फूड प्राइसेस एंड पुअर हार्वेस्ट मेड देयर सिचुएशन वर्स, यानी कि बढ़ती खाद्य कीमतों और खराब फसलों ने उनकी स्थिति को और भी खराब कर दिया था। ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? एक्सप्लेन एनी 4 आइडियाज ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन द इकोनॉमिक स्फेयर, यानी कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या अर्थ था? आर्थिक क्षेत्र में लिबरल नेशनलिस्टों के किन्हीं 4 विचारों की व्याख्या कीजिए। आंसर, सबसे पहले हम देखेंगे लिबरल नेशनलिज्म क्या है। लिबरल नेशनलिज्म स्टूड फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि लिबरल नेशनलिज्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता के लिए खड़ा था। इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरल नेशनलिस्ट सपोर्टेड, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में लिबरल नेशनलिस्टों को निम्नलिखित विचारों का समर्थन किया गया था। नंबर 1, फ्री मार्केट्स, यानी कि मुक्त बाजार। दे वॉन्टेड फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि वे व्यापार की स्वतंत्रता और सरकारी प्रतिबंधों को हटाने के समर्थक थे। नेपोलियंस एम्पायर हैड 39 स्टेट्स, ईच विद इट्स ओन करेंसी, वेट्स एंड मेजर्स मेकिंग ट्रेड डिफिकल्ट, यानी कि नेपोलियन के साम्राज्य में 39 राज्य थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा थी, वजन था और माप था, जिससे व्यापार मुश्किल हो गया था। सेकेंड, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी कि एकीकृत आर्थिक क्षेत्र। दे डिमांडेड अ सिंगल इकोनॉमिक जोन वेयर गुड्स, पीपल एंड कैपिटल कुड मूव फ्रीली विदाउट बैरियर्स, यानी कि उन्होंने एकल आर्थिक क्षेत्र की मांग की थी, जहाँ पे सामान, लोग और पूंजी बिना बाधाओं के स्वतंत्र रूप से आ जा सके। ठीक है। थर्ड, कस्टम्स यूनियन, यानी कि शुल्क संघ। In 1834, a customs union was formed to eliminate tariff barriers and simplify trade, यानी कि 1834 में एक शुल्क संघ बनाया गया जिसने शुल्क बाधाओं को समाप्त किया और व्यापार को सरल बना दिया। नंबर 4, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि मानकीकरण। They supported uniform laws, weights, measures and currency to promote smooth economic exchange across regions, यानी कि उन्होंने समान कानून, वजन, माप और मुद्रा का समर्थन किया ताकि विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक लेन देन सुचारू रूप से हो सके। ठीक है। Question number 2, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France, but in the administrative field he had incorporated revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient. Support the statement, यानी कि इसमें जो कथन दिया गया है कि नेपोलियन ने, इसमें कोई संदेह नहीं कि फ्रांस में उसने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने पूरे तंत्र को अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाने के लिए क्रांतिकारी सिद्धांतों को भी अपनाया था। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका हमें समर्थन करना है और उसके बेस पे आंसर करना है। और एक्सप्लेन इन 5 सोशल
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन इन रीजन्स अंडर हिज कंट्रोल, यानी कि नेपोलियन द्वारा अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में लागू किए गए किसी 5 सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आंसर, नेपोलियन इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर एफिशिएंट एंड मॉडर्न, दिस इंक्लूडेड, यानी कि नेपोलियन ने प्रशासन को अधिक कुशल और आधुनिक बनाने के लिए कई सुधार किए। इसमें शामिल है नंबर 1 इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता। ही रिमूव्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, इंश्योर्ड इक्वल ट्रीटमेंट अंडर द लॉ एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सभी विशेषाधिकारों को समाप्त किया, कानून के अंतर्गत समान व्यवहार सुनिश्चित किया और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा की थी। नंबर 2 सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सरलीकृत प्रशासन। ही रीऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टू मेक गवर्नेंस मोर स्ट्रीमलाइन, यानी कि शासन को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक विभाजनों का पुनर्गठन किया। नंबर 3 एंड ऑफ फ्यूडलिज्म, यानी कि सामंतवाद का उन्मूलन। ही एबोलाइज्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम फोर्स्ड लेबर एंड पेमेंट्स टू लैंड लॉर्ड्स, यानी कि उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को जबरन श्रम और जमींदारों को दिए जाने वाले भुगतानों से मुक्त किया। नंबर 4 यूनिफॉर्म लॉज, यानी कि एक रूप कानून। ही इंट्रोड्यूस द नेपोलियनिक कोड, जिसे हम सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहते हैं, विच अप्लाइड कंसिस्टेंट लॉज अक्रॉस रीजन्स, यानी कि उसने नेपोलियन संहिता लागू की जो सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू हुई थी। नंबर 5 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि आर्थिक सुधार। ही स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एंड प्रमोटेड अ कॉमन करेंसी टू इम्प्रूव ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज, यानी कि उसने मानकीकृत भार और माप प्रणाली लागू की और व्यापार तथा आर्थिक लेन देन को बेहतर बनाने के लिए एक समान मुद्रा को बढ़ावा दिया था। ठीक है, नंबर 6 गिल्ड रेस्ट्रिक्शन रिमूव्ड, यानी कि जो गिल्ड प्रतिबंध थे उनको हटाया गया। इन टाउन्स ओल्ड गिल्ड रूल्स दैट कंट्रोल ट्रेड एंड क्राफ्ट्स वर एबोलाइज्ड अलाउइंग मोर फ्रीडम फॉर बिजनेसेस, यानी कि शहरों में व्यापार और शिल्प को नियंत्रित करने वाले पुराने गिल्ड नियम जो थे उनको समाप्त किया गया, जिससे व्यवसाय को अधिक स्वतंत्रता मिली। 7 इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि परिवहन और संचार में सुधार। रोड्स, कैनाल्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर डेवलप्ड टू सपोर्ट ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि सड़कों, नहरों और संचार प्रणालियों का विकास किया गया ताकि व्यापार और प्रशासन को समर्थन मिल सके। नंबर 8 फ्रीडम फॉर कॉमन पीपल, यानी कि आम लोगों के लिए स्वतंत्रता। पीजेंट आर्टिसंस वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एक्सपीरियंस्ड ग्रेटर फ्रीडम इन देयर प्रोफेशन एंड डेली लाइफ्स, यानी कि किसानों, कारीगर, मजदूरों और नए व्यापारियों को अपने पेशे और दैनिक जीवन में अधिक स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। ठीक है, 9th स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ट्रेड, यानी कि व्यापार के लिए मानकीकरण। बिजनेसमैन एंड स्मॉल प्रोड्यूसर बिगिंस to see the benefits of uniform laws, standard weights and measures, and a common national currency, which made trade and movements of goods and capital easier across regions, यानी कि व्यापारियों और छोटे उत्पादकों को एक रूप कानून, मानक भार और माप तथा एक समान राष्ट्रीय मुद्रा को लाभ मिलने लगे, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और पूंजी का आवागमन आसान हो गया। ठीक है, Question number 3 How did culture play an important role in creating the idea of the nation in Europe? Explain with examples. यानी कि यूरोप में राष्ट्र की अवधारणा बनाने में संस्कृति ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई थी? उदाहरणों के साथ समझाइए। आंसर, कल्चर लाइक आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, डांस एंड रिलीजन प्लेड अ की रोल इन बिल्डिंग नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि संस्कृति जैसे कला, कविता, संगीत, नृत्य और धर्म ने यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। यहाँ पे वो सारे कल्चर दिए गए हैं जो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसकी मैंने पहले भी चर्चा की है, इसलिए मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगी इसकी। आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी है ये। ठीक है, Question number 4 Explain any 5 economic hardships that Europe faced in the 1830s or the decade of 1830 brought great economic hardship in Europe. Support the statement with arguments. यानी कि यूरोप ने 1830 के दशक में जिन 5 आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया उसकी व्याख्या कीजिए, या 1800
30 के दशक में यूरोप में बड़ी आर्थिक कठिनाई लेकर आया, इस कथन को तर्कों के साथ समर्थन दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो स्टेटमेंट के आधार पर और एक क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आंसर पहला तो था कि अनएम्प्लॉयमेंट थी वहाँ पे, ठीक है, बेरोजगारी थी। सेकंड था ओवर क्राउडेड सिटीज़, यानी कि वहाँ पे जो अधिक भीड़ वाले शहर थे उनके कारण। थर्ड इंडस्ट्रियल कंपटीशन, यानी कि औद्योगिक प्रतिस्पर्धा। फोर्थ इज फ्यूडल बर्डन्स, यानी कि जागीरदारी बंधन इन एरियाज वेयर aristocrats still had power, peasant struggle under feudal taxes and duties। यहाँ पे ये था कि उन क्षेत्रों में जहाँ अभिजात वर्ग का शासन था, किसान सामंती करों और शुल्कों के बोझ से संघर्ष कर रहे थे। ठीक है। फिफ्थ था कि राइजिंग फूड प्राइसेस एंड पुअर हार्वेस्ट, यानी कि बढ़ती खाद्य कीमतें और खराब फसल थी वहाँ पे। ठीक है। Question number 5. Describe any 5 measures introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity among the French people। यानी कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए किन्हीं 5 उपायों का वर्णन कीजिए। आंसर नंबर 1, द रिवॉल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड फ्रांस एज द फादरलैंड एंड कॉल्ड ऑल फ्रेंच पीपल सिटीजन्स टू प्रमोट यूनिटी। यानी कि क्रांतिकारियों ने फ्रांस को पितृभूमि घोषित किया और सभी फ्रांसीसी लोगों को नागरिक यानी कि सिटोयन कहा, जिससे एकता को बढ़ावा मिला। सेकंड, दे इंट्रोड्यूस द ट्राइकलर फ्लैग विथ 3 कलर्स रिप्रेजेंटिंग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी कि उन्होंने त्रिरंग ध्वज पेश किया था, जिसमें 3 रंग स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारे का प्रतिनिधित्व करते थे। थर्ड, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई एक्टिव सिटीजन्स एंड नेम्ड द नेशनल असेंबली गिविंग पीपुल अ रोल इन गवर्नेंस। यानी कि स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया और इसका नाम राष्ट्रीय सभा रखा गया, जिससे लोगों को शासन में भूमिका मिली। फोर्थ, दे कंपोज्ड नेशनल हाइमन्स, टुक ओथ्स एंड ऑनर्ड मेरिटर्स टू बिल्ड पेट्रियाटिक फीलिंग्स। यानी कि उन्होंने राष्ट्रीय गीत बनाए, शपथ ली और शहीदों को सम्मान दिया, जिससे देशभक्ति की भावना को बढ़ावा मिला। Fifth, a centralized administrative system was created with uniform laws and Parisian French was promoted as a national language। यानी कि एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली बनाई गई जिसमें समान कानून थे और पेरिसियन फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचारित किया गया था। ठीक है। Question number 6. How did revolutionaries spread their ideas in many European states after 1815? Explain with examples। यानी कि यूरोपीय राज्यों में 1815 के बाद क्रांतिकारियों ने अपने विचार कैसे फैलाए, उदाहरणों के साथ समझाइए। आंसर, आफ्टर 1815 revolutionaries actively spread nationalist ideas across Europe in the following ways। यानी कि 1815 के बाद क्रांतिकारियों ने यूरोप में राष्ट्रवादी विचारों को निम्नलिखित तरीके से फैलाया था, जिसकी हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, सीक्रेट सोसाइटीज़, यानी कि गुप्त समाज के द्वारा। दे फॉर्म्ड अंडरग्राउंड ग्रुप्स लाइक द कैरबोनरी इन इटली टू अपोज मोनार्कीज एंड प्रमोट लिबर्टी एंड नेशनलिज्म। यानी कि उन्होंने इटली में कार्बोनारी जैसे भूमिगत समूह बनाए जो राजतंत्र का विरोध करते थे और स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते थे। सेकेंड, पब्लिकेशंस एंड स्पीचेस, यानी कि प्रकाशन और भाषण के द्वारा। दे यूज्ड pamphlets, newspapers and speeches to spread awareness and inspire people to fight for freedom and national unity। यानी कि उन्होंने पर्चे, समाचार पत्र और भाषणों का उपयोग करके जागरूकता फैलाई और लोगों को स्वतंत्रता व राष्ट्रीय एकता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया था। थर्ड, सपोर्ट फॉर अपराइजिंग, यानी कि उत्थानों का समर्थन। रिवॉल्यूशनरीज सपोर्टेड रिवॉल्ट्स एंड प्रोटेस्ट इन डिफरेंट रीजन, encouraging people to rise against oppressive रूरल्स। यानी कि उत्थानों का समर्थन। क्रांतिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोहों और विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया, लोगों को दमनकारी शासकों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए भी प्रोत्साहित किया था। फोर्थ, कल्चरल सिंबल्स, यानी कि सांस्कृतिक प्रतीक द्वारा। दे यूज्ड नेशनल फ्लैग्स, सॉन्ग्स एंड एम्बलम्स टू यूनाइट पीपल इमोशनली एंड सिम्बॉलिकली। यानी कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज, गीत और प्रतीकों का प्रयोग करके लोगों को भावनात्मक और प्रतीकात्मक रूप से एकजुट किया था। फिफ्थ,
इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। देयर आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड मूवमेंट्स इन जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, हेल्पिंग शेप द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। यानी कि उनके विचारों ने जर्मनी, इटली, पोलैंड और यूरोप के अन्य हिस्सों में आंदोलनों को प्रभावित किया, जिससे स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों की मांग को आकार देने में काफ़ी मदद मिली थी। ठीक है। Question number 7. Describe the process of unification of Germany. This is a very important question for your board examination. So listen carefully. Uh, यानी कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आंसर। इन द 18th सेंचुरी जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्टेट्स। यानी कि 18वीं शताब्दी में जर्मनी कई छोटे राज्यों में विभाजित था। सम डिसअपेयर्ड ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स बट बाय द एंड ऑफ द वॉर 39 इंडिपेंडेंट स्टेट रिमेन्ड। यानी कि 18वीं शताब्दी में जर्मनी कई राज्यों में तो विभाजित था, लेकिन नेपोलियनों के जो युद्ध थे उसके दौरान कुछ राज्य समाप्त हो गए, लेकिन युद्ध के अंत तक 39 स्वतंत्र राज्य बचे रहे। Prussia was the most powerful among them, dominated by large landowners called Junkers। यानी कि जो प्रशिया था उनमें सबसे शक्तिशाली था, जिस पर बड़े जमींदारों का प्रभुत्व था, जिन्हें हम जंकर्स कहते हैं। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट यानी कि राष्ट्रवादी भावना के द्वारा मिडिल क्लास जर्मन्स स्ट्रांगली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ अनफाइंग द जर्मन स्टेट इनटू वन नेशन गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। यानी कि मध्यम वर्ग के जर्मनों ने एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित एकीकृत जर्मनी के विचार का दृढ़ता से समर्थन किया था। ठीक है। सेकंड, फ्रैंकफर्ट असेंबली यानी कि फ्रैंकफर्ट सभा 1848। In May 1848, various political groups came together and voted to फॉर्म एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। यानी कि मई 1848 में विभिन्न राजनीतिक समूहों ने मिलकर एक अखिल जर्मन राष्ट्रीय सभा बनाने के लिए मतदान किया। Representatives met in Frankfurt and proposed a constitutional monarchy with the king of Prussia as emperor। यानी कि फ्रैंकफर्ट में प्रतिनिधियों ने प्रशिया के राजा को सम्राट बनाकर एक संवैधानिक राजतंत्र का प्रस्ताव रखा। थर्ड, द किंग ऑफ प्रशिया रिजेक्टेड द ऑफर एंड मेड बाय द फ्रैंकफर्ट असेंबली। यानी कि प्रशिया के राजा ने फ्रैंकफर्ट सभा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, और द लिबरल अटेम्प्ट टू बिल्ड अ नेशन वॉज क्रश्ड बाय द मोनार्की, मिलिट्री एंड जंकर्स। उदारवादियों का राष्ट्र निर्माण का प्रयास राजतंत्र, सेना और जंकर्स द्वारा कुचल दिया गया था। ठीक है। Fourth, after that Prussia under its chief minister Otto von Bismarck led the movement for German unification। यानी कि इसके बाद प्रशिया ने अपने प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण के लिए आंदोलन चलाया। बिस्मार्क यूज्ड द प्रुशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी टू अचीव दिस। बिस्मार्क ने इस उद्देश्य के लिए प्रशियाई सेना और नौकरशाही का उपयोग किया था। ही फॉट 3 वॉर्स ओवर 7 years अगेंस्ट डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस। यानी कि उसने 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़े, डेनमार्क के खिलाफ, ऑस्ट्रिया के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ। प्रशिया won all 3 wars and these victories helped complete the unification process। प्रशिया ने तीनों युद्ध जीते और इन विजयों ने एकीकरण की प्रक्रिया को पूरी करने में काफ़ी मदद की। फिफ्थ, on the 18th January 1871 an assembly of German princes army representatives, Prussian minister and Bismarck gathered at the place of Versailles। यानी कि 18 जनवरी 1871 को जर्मन राजकुमार और सेना के प्रतिनिधियों और प्रशियाई मंत्रियों की एक सभा वर्साई के महल में हुई। दे प्रोक्लेम द प्रुशियन किंग केजर विलियम फर्स्ट एज द जर्मन एम्परर। यानी कि उन्होंने प्रशियाई राजा कैसर विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है। Question number 8. Explain the process of unification of Italy. This is also an important question for your board examination, so listen carefully। यानी कि इटली के एकीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। इटली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। यानी कि इटली का एक लंबा राजनीतिक विभाजन का इतिहास है। Italians were scattered over several dynastic states and the multinational Habsburg Empire। यानी कि इटालियन लोग कई राजवंशीय राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरे हुए थे। Italy was divided into 7 states and the Italian language did not have one common form। यानी कि इटली 7 राज्यों में विभाजित था और इतावली भाषा का कोई एक सामान्य रूप नहीं था।
Giuseppe Mazzini played an important role in the unification of Italy. जोसेफ माज़नी जो थे उन्होंने इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ही फॉर्मड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली इन मार्साइल्स टू स्प्रेड हिज आइडियाज़। उन्होंने मार्सल्स में यंग इटली नामक एक गुप्त समाज बनाया ताकि अपने विचारों को फैला सकें वो। He believed that Italy could not continue as a collection of small states and must be united into a single republic. उनका मानना था कि इटली छोटे राज्यों के संग्रह के रूप में नहीं रह सकता, इसलिए उसे एकल गणराज्य के रूप में एकीकृत होना चाहिए। ठीक है। ड्यूरिंग द 1830s, मैज़नी tried to create a clear program for a united Italian republic. यानी कि 1830 के दशक में माज़नी ने एक संयुक्त इतालवी गणराज्य के लिए एक स्पष्ट कार्यक्रम बनाने की कोशिश की। However, the uprising of 1831 and 1848 failed. लेकिन हुआ ये कि 1831 और 1848 के विद्रोह असफल रहे। ठीक है। After these failures, the responsibility of unifying Italy fell on Sardinia Piedmont under its ruler Victor Emmanuel II. यानी कि इन असफलताओं के बाद इटली को एकीकृत करने की जिम्मेदारी जो थी वो सार्डिनिया पीडमोंट पर आ गई, जिसके शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर काउंट कैमिलो द कैवूर, सार्डिनिया पीडमोंट सक्सेसफुली डिफेटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। यानी कि प्रधानमंत्री काउंट कैमिलो दी कैवूर के नेतृत्व में सार्डिनिया पीडमोंट ने 1859 में ऑस्ट्रियाई सेनाओं को सफलतापूर्वक पराजित किया। ठीक है। Cavour played a major role in the unification process by forming a clever diplomatic alliance with France and weakening Austrian control over Italy. यानी कि कैवोर ने फ्रांस के साथ एक चतुर राजनयिक गठबंधन बनाकर ऑस्ट्रियाई नियंत्रण को कमजोर करके एकीकरण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। जूसेपे गैरिबॉल्डी ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट। यानी कि जोसेफ गैरिबॉल्डी भी इस आंदोलन में शामिल हुए। इन 1860 ही लेड हिज फॉलोअर्स टू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज। 1860 में उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण इटली और दो सिसिली के राज्यों पर आक्रमण किया। विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स दे ड्रॉप आउट द फॉरेन रूरल्स। स्थानीय किसानों के समर्थन से उन्होंने विदेशी शासकों को बाहर निकाल दिया। In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed the king of a united Italy. 1861 में विक्टर इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन और हाउ वॉज ब्रिटेन कम इनटू एक्सिस्टेंस। यानी कि ब्रिटेन के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए या ब्रिटेन का अस्तित्व कैसा आया ये समझाइए। ठीक है। ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम आंसर देखेंगे। द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज अ ग्रेजुअल एंड पॉलिटिकली ड्राइवन प्रोसेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म सीन एल्सवेयर इन यूरोप। यानी कि ब्रिटेन का एकीकरण एक क्रमिक और राजनीतिक रूप से संचालित प्रक्रिया थी जो यूरोप में देखे जाने वाले क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से अलग था। ठीक है। फर्स्ट, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। यानी कि धीमी और स्थिर विकास। Unlike other European nations, British nationalism did not emerge from a sudden uprising or revolution। यानी कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के विपरीत ब्रिटिश राष्ट्रवाद किसी अचानक विद्रोह या क्रांति से नहीं उभरा। इट डेवलप्ड स्लोली ओवर टाइम थ्रू पॉलिटिकल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। यानी कि ये राजनीतिक विस्तार और एकीकरण के माध्यम से धीरे धीरे विकसित हुआ है। नंबर 2, नो यूनिफाइड ब्रिटिश नेशन बिफोर द 18th सेंचुरी। यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले कोई एकीकृत ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था। Prior to the 1700s, the British Isles were inhabited by separate ethnic groups, the English, Welsh, Scots and Irish, each with their own cultures, language and political systems। यानी कि 1700 के दशक से पहले ब्रिटिश द्वीपों पर अलग अलग जातीय समूह थे, जैसे कि अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट्स और आयरिश रहते थे, जिनकी अपनी संस्कृति थी, भाषा थी और राजनीतिक प्रणालियाँ थीं। ठीक है। थर्ड, इंग्लिश एक्सपेंशन एंड डोमिनेंस। यानी कि अंग्रेजी विस्तार और प्रभुत्व।
द इंग्लिश नेशन गेन्ड द वेल्थ, पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि अंग्रेजी राष्ट्र ने धन, शक्ति और प्रभाव प्राप्त किया. इट ग्रेजुअली एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर नेबरिंग रीजन्स, स्पेशली स्कॉटलैंड, शेपिंग द आइडिया ऑफ अ यूनिफाइड ब्रिटेन. यानी कि अंग्रेजी राष्ट्र जो थे वो धीरे धीरे पड़ोसी क्षेत्रों और विशेषकर स्कॉटलैंड पर नियंत्रण स्थापित करने लगे, जिससे एकीकृत ब्रिटेन की अवधारणा बनी. फोर्थ, सप्रेशन ऑफ स्कॉटिश आइडेंटिटी, यानी कि स्कॉटिश पहचान का दमन. द ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर्स सप्रेस्ड स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्ट कल्चर एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यानी कि अंग्रेजी प्रभुत्व वाले ब्रिटिश संसद ने स्कॉटलैंड की विशिष्ट सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को दबा दिया. स्कॉट्स वर फॉरबिडन फ्रॉम स्पीकिंग देयर नेटिव लैंग्वेज और वियरिंग ट्रेडिशनल ड्रेस, यानी कि स्कॉट्स को अपनी मूल भाषा बोलने या पारंपरिक वेशभूषा पहनने से रोका गया. ठीक है. और मैनी वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होमलैंड, कई लोग को उनके घरों से विस्थापित किया गया. ठीक है. फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का गठन. द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 मर्ज्ड इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड इनटू द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि यूनियन अधिनियम ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेनिया के यूनाइटेड किंगडम में मिला दिया. लेटर आयरलैंड वॉज एडेड थ्रू द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1801, यानी कि बाद में आयरलैंड को यूनियन अधिनियम 1801 के माध्यम से जोड़ा गया, फॉर्मिंग द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, जिससे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम बना. ठीक है. However, Irish resistance continued, leading to the partition of Ireland in 1921. लेकिन आयरिश जो थे वो प्रतिरोध उनका जारी रहा, जिससे 1921 में आयरलैंड का विभाजन हो गया. 6. एक्ट्स ऑफ यूनियन, यानी कि यूनियन अधिनियम 1707. स्कॉटलैंड वॉज ऑफिशियली मर्ज्ड विद इंग्लैंड टू फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि स्कॉटलैंड को आधिकारिक तौर पर इंग्लैंड के साथ मिलाकर ग्रेट ब्रिटानिया का यूनाइटेड किंगडम बनाया गया. 1801. आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम डिस्पाइट अपोजिशन फ्रॉम इरिश कैथोलिक्स, यानी कि आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में जबरन शामिल किया गया, इसके बावजूद आयरिश कैथोलिक के विरोध के. ठीक है. 7. रोल ऑफ पार्लियामेंट नॉट वॉर, संसद की भूमिका युद्ध नहीं. द ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्मेड थ्रू पार्लियामेंट्री एक्शन नॉट थ्रू वॉर और पॉपुलर रिवॉल्यूशन, यानी कि ब्रिटिश राष्ट्र का जो निर्माण था वो संसदीय कार्यवाही के माध्यम से हुआ, ना कि युद्ध या फिर जन क्रांति के माध्यम से. ठीक है. 8. क्रिएशन ऑफ अ न्यू ब्रिटिश आइडेंटिटी, यानी कि एक नए ब्रिटिश पहचान का निर्माण. अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज प्रमोटेड बाय स्प्रेडिंग इंग्लिश कल्चर, यानी कि अंग्रेजी संस्कृति के प्रसार द्वारा एक नए ब्रिटिश राष्ट्र को बढ़ावा दिया गया. सिंबल्स लाइक द यूनियन जैक, द नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वर यूज्ड टू यूनिफाई द पीपल. ओल्डर नेशंस बिकेम सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, यानी कि अंग्रेजी संस्कृति के प्रसार द्वारा एक नए ब्रिटिश राष्ट्र को बढ़ावा दिया गया. यूनियन जैक, जिसे ब्रिटिश ध्वज भी कहा जाता है, राष्ट्रगान, जिसे गॉड सेव ओवर नोबल किंग भी कहा जाता है, और अंग्रेजी भाषा जैसे प्रतीकों का उपयोग करके लोगों को एकजुट करने के लिए कहा गया, और पुराने राष्ट्र इस संघ में अधीनस्थ साझेदार बन गए. ठीक है. तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो दर्शाते हैं कि ब्रिटेन का एकीकरण किस प्रकार हुआ था. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा. इसमें सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. तो ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. Subscribe to my channel for more update and share with your friends with best wishes, and thank you.